गुड इवनिंग, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है आज के फेसबुक लाइव सेशन में जो हम हर फ्राइडे 5 बजे करते हैं। आज हमारे साथ फिर से माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर मिस्टर दीप अरोड़ा हैं, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सबका भी वेलकम करते हैं हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम लेकर आए हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ देखते हैं कि स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हम स्टडी वीज़ा के बारे में बात करते हैं और उसके साथ साथ विजिटर्स की भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोकस मेरा जो है स्टडी पे रहता है, तो इसलिए मेरे पास उससे रिलेटेड काफ़ी जो है टॉपिक्स होते हैं। तो एक और जो बच्चों को खबर मिल रही है और हम भी अपडेट लेकर आए थे कि इंटरव्यू जो शुरू हो गई है अभी, जो स्टडी वीज़ा पर बच्चे कनाडा जा रहे हैं उनकी इंटरव्यू ली जा रही है। तो उसके ऊपर सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ी सी रोशनी डालिए, थोड़ा सा हमें नॉलेज दीजिए। कितना डरने की बात है, कितना नहीं, ये अननेसेसरी तो डर पैदा नहीं हो गया है स्टूडेंट्स में? आप प्लीज़ बताइए इसके बारे में। बिल्कुल ठीक है जी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सोनिया, आपका भी, और सारे जो ऑडियंस इतना हमें प्यार करती है, इतनी इज्जत और इतना ट्रस्ट करती है, और माई वीज़ा की तरफ से सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से ये दौर शुरू हुआ कि इंटरव्यूज़ होने जा रही हैं या हो रही हैं इमिग्रेशन क्रॉसिंग करते हुए, तो लोगों में डर का माहौल बैठ गया कि अब कनाडा कैसे जाएंगे, है ना। ये दिक्कतें बहुत आ रही थी ना, काफ़ी उसमें हेजिटेशन में आ गए हैं कि अब क्या करेंगे जी। इसी चीज़ को आज 5-7-10 मिनट बात करते हैं। तो जैसे बताया मैडम ने कि हम माई वीज़ा ओवरसीज़ गुमार मंडी लुधियाना से हम इन ऑपरेशन है, और हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी जो सर्विसेज है वो प्रॉपर मिलती रहे। हमारा मोटो भी ये है कि सर्विस मैटर्स। और सेकंड ऑफिस हमारा श्रीगंगानगर में है, मिस्टर सिकंदर वहाँ से ऑपरेशन में है, और कोई भी आपको क्वेरीज होती है तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं 10 to 6। आप लुधियाना में भी हमें मिल सकते हैं टाइम शेड्यूलिंग में, और 10 to 6 आप मिल सकते हैं। पर्सनल फ़ोन नंबर मेरा 9815873700 पे भी है, वो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो बात को बढ़ाते हैं कि ये जो क्योस का माहौल बन गया कि कनाडा में जाने के लिए आपको इंटरव्यू का दौर आ गया जी। अब बच्चे वैसे ही, जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो वैसे ही डरते हैं कि इंटरव्यू आ गई तो बड़ा काम ख़राब हो गया, है ना। यूएसए में क्यों डरते हैं लोग 4-5 मिनट की इंटरव्यू फेस करने पे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, क्या कौन सा बॉम्ब जो फूट जाएगा, राइट। सो कनाडा ने जो इमिग्रेशन के ड्यूरिंग आपको इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू किया है, वो आपके भले के लिए ही है। अब भला कैसे होता है? होता क्या है कि जो लोग जेन्युइन नहीं होते, अब उनके लिए अब ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कनाडा की जब फाइल, कोई भी कनाडा की फ़ाइल हम जब प्रिपेयर करते हैं, कोई भी कंसल्टेंट प्रिपेयर करता है, तो उसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो होता है कि उनको TR जो टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, जिसे हम आइल्स कहते हैं, वो 6 बैंड ईच होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है वो ये होता है कि 5.5 आ गए रीडिंग में, और 3 बार 4 बार 5 बार आइल्स दे रहे हैं, तो रीडिंग में जो है वो बड़ी मुश्किल आ रही है। और कई कंसल्टेंट या कई, अब कंसल्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, जो एजेंट हैं, जो एजेंट वर्ड बोलूँगा, कि वो क्या करते हैं कि लोगों को झांसा देते हैं कि 50,000 रुपये दो, लाख रुपया दो, 2 लाख रुपये दो, 5 लाख रुपये दो, कि हम आपके 6 बैंड ईच ले आएंगे, या रीडिंग में आपके 6 बैंड दिलवा देंगे। अब देखो, होना तो स्टूडेंट की मर्ज़ी से ही है, स्टूडेंट चाहेगा वही होगा। स्टूडेंट खुद भी पैसा देगा तब भी गलत है। अब स्टूडेंट कहता है कि मैं 15,000 रुपया फ़ीस दे रहा हूँ, और 10-15,000 रुपये मैं टीचिंग, जो मेरी कोचिंग की फ़ीस है वो दे रहा हूँ, तो मेरा तो वैसे ही 50,000 लग गया, 5 बार दे दिया 2.5 लाख लग गया, क्यों ना 2.5 लाख इसको देके तो मैं रीडिंग में 6 बैंड ले लूँ, या ओवरऑल मैं 6 बैंड ईच लेके अपनी फाइलिंग कर दूँ। तो यहाँ से जो ख़तरनाक तरीके की शुरुआत होती है कि यहाँ पर यदि आपकी कम्युनिकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है, और आपने बाय हुक और क्रुक, मुझे मालूम नहीं कि कैसे काम होता है, बट जो लोग आइल्स के फेक सर्टिफिकेट अटैच करते हैं 6 बैंड ईच के या 7 बैंड के, तो अब इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है उसकी बड़ी पैनी नज़र होती है कि आप किस पॉइंट पे वीक हो। उनको लगता है कि आपकी जो आइल्स के TRF है ये फेक है।
अब वो उनके पास डाटा सारा होता है, वो बुला सकते हैं कि आप आइए और हमें अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में दीजिए, या कुछ भी कॉलेज के बारे में, अपने कुछ सिलेबस के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, दे कैन आस्क यू एनीथिंग है इन इंग्लिश। तो यदि आप वो इंग्लिश में बोल पाते हैं तो ठीक है, इंटरव्यू कोई बहुत गलत बात नहीं है, वो आपको कहते हैं कि ठीक है। अब देखो सस्पिशन तो हर एक इमिग्रेशन ऑफिसर करता ही है। सेकंड जो पॉइंट शुरू होता है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मैक्सिमम जो कंसल्टेंट होते हैं कई बार गाइड कर देते हैं कि आप ऐसा सर्टिफिकेट बनवा लो। अब होता क्या है कि ये भी एक बैड प्रैक्टिस है। स्टूडेंट को भी मालूम होता है कि अब उसका साल 2 साल का गैप पड़ गया तो वो कैसे करेगा, तो एक कंसल्टेंट गाइड करता है कि सर ऐसे नहीं ऐसा कर लो, या खुद कई कंसल्टेंट खुद 15-20 हज़ार लेके एक जो फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बना के देते हैं। अब वो भी एक पॉइंट बन गया इंटरव्यू लेने का, क्योंकि जितने पॉइंट आपको, मुझे या सुनने वालों को या एक स्टूडेंट को या एक अच्छे कंसल्टेंट को मालूम होते हैं तो वो तो जग जाहिर है। आइल्स में धांधली हो सकती है, ये सभी को मालूम है, फेक सर्टिफिकेट लगते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में धांधली होती है, ये भी आपको सभी को मालूम है। तीसरा, फंड्स में धांधली हो सकती है, ये भी आपको मालूम है। तो कहने का मतलब है कि जब इन 2-3 पॉइंट्स में एक इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है कि या तो इसका कोई आइल्स का फेक डॉक्यूमेंट हो सकता है, या इसने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसा कुछ लगाया है, या कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये सस्पिशियस कैंडिडेट है, इसकी जो चाल है यही प्रॉपर नहीं है। अब कुछ 4.5 बैंड वाला भी बच्चा नहीं है, उसको वो इंग्लिश को अंग्रेज़ी कह रहा है, तो अब ठीक है, अब उसको पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा कि भैया तो एक इंग्लिश कंट्री में जा रहा है, तेरे को इंग्लिश आती है तो चल, नहीं तो यू शुड कम बैक टू योर होम। तो इंटरव्यू का दौर बुरा नहीं है, ये एक स्क्रूटनी है, ये अच्छे लोगों के लिए। देखो कहते हैं ना कि आटे के साथ घुन भी पीसा जाता है, अच्छे लोगों के साथ, जो बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं। तो अच्छे लोगों को बचाने की जो कवायद है, जो ट्रेंड है, वो शुरू हुआ है कि जो जाली या फेक डॉक्यूमेंट वाले होंगे, दोज विल बी पिक्ड अप एंड थ्रोन आउट, और जो अच्छे लोग होंगे उनको आगे वो इमिग्रेशन की परमिशन मिल जाएगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती, ये सभी के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। जी तो सर की बातों से यही समझ में आ रहा है कि अदरवाइज भी वो कहीं ना कहीं आपको कभी भी इमिग्रेशन के दौरान जब आप ट्रैवल कर रहे हो आप पूछ सकते वैसे हैं, भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा इसमें, और ऐसा कोई नया बॉम्ब नहीं फुटा है। बिल्कुल। और अदरवाइज जो हम एक क्राइटेरिया जो हम आपको बताते हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पॉइंट्स में कहीं पर भी किसी पॉइंट में आप लैक करते हो या डुप्लीकेसी करते हो, कोई अनऑथेंटिक चीज़ें जो हैं, प्रूफ जो है आप देते हो, तो उसमें वैसे भी आपको ध्यान से ही रहना चाहिए, देने नहीं चाहिए। डेफिनेटली, वो आपको पता ही है कि कभी भी आप जब भी जिस पॉइंट पर भी आप पकड़े जाओगे वो आपको वापस भेजने ही वाले हैं। बिल्कुल। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं या जेन्युइन जो इवन विजिटिंग के लिए भी जो जेन्युइन लोग हैं, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आता ही नहीं है, जेन्युइन पर्सन के साथ कोई दिक्कत आनी नहीं है जी, और उन्हें घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम इंटरव्यू के एक फोबिया की बात कर रहे थे, उस हिसाब से एक और बात थी आइलेट्स के बारे में, कि उससे पहले ही स्टूडेंट्स थोड़े से डरे हुए कुछ रहते हैं। और आइलेट्स के लिए हमारे पास एक गाइडेंस ये है कि अगर आपने 3 बार 4 बार अगर आप रिपीट कर रहे हो, जस्ट इन केस आइलेट्स का टेस्ट आपका एक बार नहीं हुआ है, तो आप ट्राई कीजिए, सेम फोटोग्राफ लगाइए और वैसी फोटो लगाइए जो आपके फेस से, चेहरे से मिलती हो। और मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत सारा मेकअप करके मत लगाइए, आपकी शक्ल मैच होनी चाहिए। ये हमारे साथ हुआ है, ये जो सोनी मैम बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली हमारे साथ हुआ है जी। और जो बाकी के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी आपका जो चेहरा है आपस में मिलता हुआ होना चाहिए, जैसे कि नाम और सरनेम मिलना चाहिए, सारी चीजें मैच होनी चाहिए, आपका फेस भी मिलना चाहिए। हाँ, इस चीज़ को मैं इसमें एलाबोरेट कर देता हूँ। इसमें मैडम की जो प्रॉब्लम आई थी उसको मैं एलाबोरेट करता हूँ। मैडम के पास स्टूडेंट ये आती हैं कि लड़की ने 5 बार आइल्स किया फ्रॉम द लास्ट, फॉर एग्जांपल 1 साल में 5 बार पेपर दे दिए। अब हर 2-3 महीने बाद उसकी फिजिकलिटी चेंज हो रही है, उसको नो डाउट कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, जेन्युइन। हाँ, एक क्वेश्चन आया था जी, बिल्कुल। और तो हुआ क्या कि फेस भी उन्होंने कुछ जो फोटोग्राफ्स थी वो भी प्रॉपर नहीं लगा पाए। हेल्थ बहुत फ़र्क पड़ा। कुछ टाइम में उनकी जो बॉडी वो बल्की हो गई, और 5-6 महीने बाद वो थोड़ी सी उनको लगा कि अब बॉडी वीकनेस में है। इमिग्रेशन ऑफिसर ये देखता है कि जब 2022 जनवरी में एक लड़की एग्ज़ाम दे रही है,
चाहे वो चलो रिजल्ट उसका नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, बात की बात है कि एक रिजल्ट उसका आया कि उसमें इसकी फ़ोटो ये वाली है। अब जब वो मई में अपीयर हुई है तो उसकी फ़ोटो चेंज होगी, उसका फेस बल्कि हो गया। अब जब अब सितंबर में एग्ज़ाम दे रही है तो थोड़ी सी ब्लैकिश में आ गई, क्योंकि हो सकता है उसका हेल्थ इशू हो। अब जब दिसंबर में एग्ज़ाम दे रही है तो उसका इश्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि 4-5 बार जब वो जिसने एग्ज़ाम दिए तो वो एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ गई कि आपकी हेल्थ के बारे में बताइए। कि पहली बात तो क्वेश्चन आ गया कि आप वो इंसान हो ही नहीं कि आप जो पेपर दे रहे हो कि और, क्योंकि तो आपको मालूम है बहुत प्रॉक्सी चलती है, किसी के नाम को यूज़ करके आइल्स के एग्ज़ाम दिए जाते हैं। तो पैनी नज़र होती है हर आइल्स एक इमिग्रेशन ऑफिसर की कि कहीं ना कहीं से कोई पॉइंट ढूंढा जाए, तो वो ढूंढ लेते हैं। अब 4 बार पेपर दिए, चारों बारों में उनकी फेस ब्यूटी और है और उनकी हेल्थ चेंज होगी, तो दे विल पुट क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों। हाँ, बट सही तरीका ये है कि जब ऐसा प्रॉब्लम आती है तो अपनी जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो अटैच करिए, साथ में आप बताइए कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं पिछले 1 साल की या 1.5 साल की, वो फ़ोटो साथ में बताइए कि ये फ़ोटोज़ में वेरिएशन वाकई ही था, ये नहीं था कि कोई और लड़की ने पेपर दे दिए, मैं ही थी। और यदि आपको डाउट है मेरे पे, यदि मैंने 6 बैंड ईच लिए हैं या 6.5 ओवरऑल है, तो हम उससे इंग्लिश में बात कर सकते हैं और आप मुझे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को फिर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब मैडम के कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा पुरानी फ़ोटो मत लगाइए और हेल्थ कॉन्शियस रहिए कि कई बार आपकी बॉडी बल्कि हो जाती है, कई बार वीकनेस भी आ जाती है, तो वो चीज़ क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ जाती है। ये बहुत रेयर चांस होते हैं जी। आप इमीडिएटली 2 महीने में आप 10-15 किलो वेट कम कर लो, आपकी शक्ल चेंज हो जाए, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। आपके लिए खुशी होगी कि मैं थोड़ी सी मेरी वेट ज़्यादा था, मैंने वेट लूज कर दिया, पर आइल्स के रिलेटेड समझो तो फिर वो दिक्कत आ जाती है, शक्ल चेंज हो जाए। और वैसे तो अच्छी बात है कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है पहले वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करते हैं और उसके बाद जो एम्बेसी है वो करते हैं। फिर इमिग्रेशन के दौरान अब ये हो गया है कि आपकी कहीं पर भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, इसीलिए आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक अच्छा कंसल्टेंट आपको अच्छे से गाइड करता है किस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और क्या क्या जो एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर आप खरे उतरते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक साथ में ऐड करना चाहता हूँ सोनिया मैं कि अभी देखिए, यदि इंटरव्यू का फोबिया होता या जो हमने बातें की आइल्स के बारे में कोई फेक डॉक्यूमेंट लगते हैं, इतना फोबिया होता तो कनाडा कभी भी 5 लाख लोगों को नहीं मंगवाता। वो अभी 5 लाख लोगों का अप्रॉक्सीमेटली टारगेट है कि आप 2023 में जा सकते हैं। यू कैन बी वन ऑफ देम। कहने का मतलब ये है कि कनाडा ने तो अपने डोर्स ओपन कर दिए, आप कितने जेन्युइन हो या आपने देखना है। किसी भी तरीके का फेक फंड्स मत लगाइए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी खबर है जो कनाडा वेलकम कर रही हैं इंडियंस का भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड है। बिल्कुल, इमिग्रेंट्स जो हैं जो ज़्यादा चाहिए होते हैं और हाई स्किल्ड चाहिए जो हाँ जो काम करना जानते हैं, जो जेन्युइन काम करना चाहते हैं, तो वो काम करने जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा से काम जो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क परमिट से PR में कन्वर्ट हो सकता है। खैर हम गाइडेंस नहीं देते किसी को भी, बट ये एक हर कंट्री का एक प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल। यदि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो योर वीज़ा स्टेटस कैन बी चेंज फ्रॉम विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट, तो वो तो हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते ही हैं। कहने का मतलब यदि कनाडा वेलकम कर रहा है तो कैन यू इमेजिन कि आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा है कि एक तो आपको इंग्लिश आती है, आपके फंड्स प्रॉपर हैं, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर है, तो फिर आपको कोई मना नहीं कर सकता जाने में। जी बिल्कुल जी। और बॉटम लाइन यही है कि आप बिल्कुल घबराइए मत, जो भी इंटरव्यू है वो आपकी फाइल से रिलेटेड ही पूछने वाला है। हाँ, ये सभी के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, ये सभी के लिए नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए, जैसे हमारे जो लगता है उनको, जो सस्पिशियन में लगता है, सस्पिशियस लगता है कैंडिडेचर, उनके लिए है। सभी के लिए कि भी 50 लोग गए और 50 को उन्होंने बुला लिया, एक आधा हो सकता है, उसमें आप भी हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोर्स मालूम है, आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी मालूम है, कोर्स मालूम है, प्रोग्राम मालूम है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, आपका जो एयरपोर्ट कहाँ पर है, उससे कॉलेज कितनी दूर है, यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, हर चीज़ मालूम है। तो हु कैन टच यू, आप तो अवेयर हो, आप सारी जो डिटेल्स हैं आपको पता, और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता।
जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक हमारे ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हम एक टॉपिक रखते हैं, उसमें से बहुत सारे टॉपिक सर के साथ निकलते जाते हैं, जी, क्योंकि जिस फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम ज़रूर चाहते हैं आप लोग इसके साथ शेयर करें। बिल्कुल। और जो मैडम का इतना हार्ड वर्क है कि देखिए ये भी कंप्लीट जो वीक होता है, सारा हफ्ता लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, हम इनकी प्रॉब्लम्स को और जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद हो कि आपको एजुकेट करें, अवेयर करें। उसके लिए आप माई वीज़ा से डायरेक्ट काम भी कर सकते हैं। यदि आप टीचर्स हो या एजुकेटेड हो, सबसे बड़ी बात हो आप ग्रेजुएट हो, तो माई वीज़ा के जो डोर्स हैं आपके लिए ओपन है। आप काम सीखिए, आप स्टडी वीज़ा का जो स्टडी परमिट का काम है वो सीखिए, आपके खुद के काम आ सकता है, आपके बच्चों के काम आ सकता है। जो आप जेन्युइन आप ट्रेनिंग लेते हो हमारे से, तो वो एक तो आपके काम भी आती है, आपके बच्चों के काम आती है, आपके पूरा जो रिलेटिव्स हैं उनको बेनिफिट दे सकते हो, और साथ में अर्निंग भी कर सकते हो, है ना। तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सोनिया, थैंक यू जी, थैंक यू।